हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली के 12 ऐसे पटाखों के बारे में जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए और भैया बेहतरीन मौके भी बन सकते हैं यहाँ पर खरीदारी के। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस भी करेंगे कि कौन से लेवल पर खरीदारी करना सही रहेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहला जो स्टॉक है वो है विप्रो। देखो काफ़ी टूट चुका है, ये आधा हो चुका है ऑलमोस्ट। एक महीने में भी देखो तो तकरीबन 3% की गिरावट है और एक साल में गिरावट बहुत ज़्यादा है। देखो इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज में गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिली है क्योंकि यूएस में ही दिक्कतें हैं, लेकिन विप्रो में बहुत बड़ी गिरावट है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में। इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, टीसीएस हो गया, यहां पर भी गिरावट है, लेकिन वो गिरावट 10 से 20% की है। लेकिन यहां पर 42-43% की बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इनके जो रेवेन्यू तो बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट इनके उतने बढ़ नहीं रहे हैं, वहां पर प्रेशर जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भी चीजें हैं वो टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आनी चाहिए यहां पर। और विप्रो जो धीरे धीरे अभी टूट रहा है, शायद एक सपोर्ट बनेगा 350 से 380 के बीच में एक सपोर्ट बनना चाहिए और वहां से रिकवरी लौटनी चाहिए। तो नजर रखिएगा इस कंपनी के ऊपर भी। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली विप्रो भी एक बेहतर शेयर साबित हो सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो भी इसी इंडस्ट्रीज का है और वो है इन्फोसिस। 1500 रुपए का ये शेयर है। इन्होंने भैया हाल फिलहाल में बाईबैक की भी अनाउंसमेंट करी हुई है। और इन्फोसिस में अगर एक साल में 12% की गिरावट है, टूटकर ये भी बिखरा जरूर है, लेकिन यहां पर भी खरीदारी के मौके हैं। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये 1400 रुपए के ऊपर था मैंने कहा था कि खरीदारी करो। अभी भी मैं कहूंगा कि 1500 रुपए के नीचे मुझे इन्फोसिस महंगा नहीं लगता है। तीसरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक नहीं कई सारे सेक्टर्स में काम करती है और सभी में भैया ये टॉप पे चल रही है, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2470 रुपए का शेयर है। चाहे हम रिलायंस रिटेल की बात करें, चाहे रिलायंस जियो की बात करें, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री के जो मेन ऑयल टू केमिकल वाले इनके बिजनेस की बात करें, ये सब कुछ इसी एक के अंदर है। और आने वाले दिनों में कल को जब रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो यहां से डीमर्ज होगा तो डेफिनेटली आपको उनका भी फायदा मिलेगा और वैल्यू अनलॉक होती जब नजर आएगी तब डेफिनेटली ये एक अच्छी खासी तेजी की तरफ भी आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। तो नजर होनी चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, और भाई साहब बेहतरीन ये ग्रोथ दिखा सकता है आपको आने वाले दिनों में। चौथा जो शेयर है वो बैंकिंग सेक्टर का बादशाह है। मैंने हर बार कहा है कि अगर आप किसी भी बैंकिंग शेयर में खरीदारी करना चाहते हो, आप अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई शेयर चुनना चाहते हो तो एचडीएफसी आपकी पहली पसंद होना चाहिए। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं कि एचडीएफसी आपकी पहली पसंद होना चाहिए, जरूर होना चाहिए एचडीएफसी आपकी पहली पसंद। जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके बनेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कभी भी आप इसको खेल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो बेहतरीन बैंक है ये और डूबने का खतरा इसका ना के बराबर है। पांचवा जो शेयर है ये एक बहुत ही रिस्की बेट है और ये भी बैंकिंग सेक्टर से ही है, और वो काफी छोटी सी बैंक जरूर मैं कहूंगा अब शेयर प्राइस के हिसाब से, शेयर वैल्यू के हिसाब से नहीं, और वो है यस बैंक। देखो यस बैंक मैं इसलिए मानता हूं कि देखो यार जो चीजें अभी यस बैंक में हो रही वो काफी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी के अभी जाके खरीद लो, लेकिन यस बैंक अगर आपको 15-15.5 रुपए के बीच में मिलता है तो खरीदारी के मौके वहां पर जरूर बनते हुए नजर आ सकते हैं। यस बैंक ने हाल फिलहाल में दो बड़े इन्वेस्टमेंट भी आए हैं, फंड रेजिंग भी करी है। इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करो तो इन्होंने अपने जो एनपीएस है उसको भी बेचा है, जो कि एक अच्छे पॉजिटिव साइन है। काफी अच्छा पैसा है इनके पास और बैंक जो है वो धीरे धीरे बिजनेस को साइड में रखकर रिटेल लोन की तरफ जाके मतलब और ज्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, जो कि पॉजिटिव साइन मुझे नजर आ रहा है। छठा शेयर है वो भी बैंकिंग सेक्टर का ही है और वो मैं कहूंगा कि हाँ ये रिस्की जरूर है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल अब धीरे धीरे नजर आ रहा है। वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पिछले 4 क्वार्टर में इसने भैया लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे इनके रेवेन्यू की बात करें या प्रॉफिट्स की बात करें। अभी अभी मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं इसको मानता हूं कि लंबी रेस का घोड़ा ये साबित हो सकता है यहां पर। एक और कंपनी है वो अगर आप देखें तो भैया लॉन्ग टर्म का घोड़ा जरूर है, और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर।
₹2650 का ये शेयर है। ये बहुत ही सेफ शेयर मैं मानता हूँ इसको। मैं ये नहीं मानूंगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी गिरावट देखने को मिलेगी, जी नहीं। ये बहुत ही सेफ शेयर है। गिरेगा भी तो थोड़ा बहुत, दौड़ेगा भी तो थोड़ा बहुत। बहुत बड़ी तेजी गिरावट वाला माहौल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, गिरावट यहाँ पर नहीं आएगी उतनी बड़ी। मतलब आपको जो पैसा है वो सेफ जरूर रहेगा, और जो रिटर्न है वो धीरे धीरे मिलेगा और बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर आपको यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में। एक और कंपनी है, वो है अदानी विल्मर। देखो, मैं इसके ऊपर बुलिश इसीलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दौर में अब अदानी ग्रुप जो है वो फूड सेक्टर में काफ़ी अग्रेसिवली स्पेंडिंग कर सकती है। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि 680 का रेंज मुझे पसंद नहीं आता है बाइंग के लिए, ठीक है। 680 का पसंद नहीं आता है, लेकिन 600 से 625 रुपए का जो रेंज है, मुझे लगता है कि वहां पर मौके बन सकते हैं। अगर गिरावट आती है, शेयर अगर आपको 600 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, तो अदानी विल्मर को भी आप कंसीडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद जो कंपनी है वो है अंबुजा सीमेंट। देखो, मैं अभी नहीं खरीदूंगा अंबुजा को, 500 रुपए के ऊपर मैं अंबुजा को नहीं खरीदूंगा। और मुझे लगता है कि अब गिरावट शायद अंबुजा में आ सकती है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में इनके जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही खराब आए हैं, बहुत ही खराब रिजल्ट्स आए हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा अंबुजा सीमेंट के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अंबुजा सीमेंट पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में अंबुजा सीमेंट जरूर लिखेगा। रिजल्ट्स इनके सितंबर क्वार्टर के खराब आए हैं, अभी कल परसों ही आए हैं इनके रिजल्ट्स। तो डेफिनेटली जब बाजार खुलेगा तो इम्पैक्ट होगा, ये टूटेगा। और अगर ये 450 के आसपास मिलता है अंबुजा सीमेंट, तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। रीजन के देखो भैया, अदानी ने जिस किसी को हाथ लगाया है वो रॉकेट की तरफ भागा है, ठीक है। और अंबुजा सीमेंट डेफिनेटली अब अदानी के पास ही है। अदानी की खुद की काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट है सीमेंट को लेकर अगर हम देखें तो। और इवन सीमेंट के प्राइसिंग भी बढ़ने वाले हैं, कुछ कंपनीज में बढ़ाए भी हैं। अंबुजा भी बढ़ाएगी, एसीसी भी बढ़ाएगी, अल्ट्राटेक भी बढ़ाएगी आने वाले दौर में। तो कहीं ना कहीं अदानी के कॉन्टेक्ट भी इतने अच्छे हैं पॉलिटिकली या फिर नॉर्मली भी तरीके से, कि भैया कई सारे ऑर्डर्स जो है वो आने वाले दौर में अंबुजा को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो नजर होनी चाहिए अंबुजा सीमेंट पर। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भले ही खराब आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर्स के जब दिसंबर के आएंगे, तब वाकई में चीजें चेंज होती नजर आ सकती है आपको। उसके बाद है टाटा मोटर्स। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब आप बात कर रहे हैं ना अभी, तो हम सब जानते हैं कि टाटा लीड कर रहा है। और टाटा मोटर्स, मैंने पहले भी कहा था कि 400 रुपए के नीचे मुझे ये महंगा नहीं लगता है, ठीक है। 400 रुपए के नीचे टाटा मोटर्स मुझे महंगा नहीं लगता है। खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो, लेकिन एक साथ ऐड मत करना, क्योंकि देखो ग्लोबली सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। और ग्लोबली सिचुएशन जब अच्छी नहीं चलती है तो टाटा मोटर्स को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इनकी जो कंपनी जेएलआर है, जैगुआर है, उनको तकलीफ होती है, और जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को भी तकलीफ होती है। तो मैं यही कहूंगा कि यूके में क्राइसिस है, यूके में दिक्कतें चल रही है, चाइना में दिक्कतें चल रही है, जेएलआर की हालत खराब हुई है उसकी वजह से। लेकिन जब वहां पर रिकवरी लौटना शुरू होगी तो टाटा में भी अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए एक साथ मत ऐड करना, धीरे धीरे ऐड करना। हर 30-40 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म के लिए आपको सजेस्ट करूंगा। एक और कंपनी है, वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही जुड़ी हुई है, और वो है मदरसन सुमी। बहुत मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इसने, नहीं किया है अच्छा परफॉर्म। अगर आप देखो तो भयंकर गिरावट इसने दिखाई जरूर है। हालांकि डीमर्ज होने के बाद डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यहां पर, लेकिन फिर भी ये टूट गया, आधा हो गया वहां से। और मुझे लगता है कि जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि इनका जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ग्लोबली इनका बिजनेस है। यूके में चल रहा है इनका, यूएस में बिजनेस है, और जब वहीं पर दिक्कतें होगी तो इनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और अभी वही चल रहा है यहां पर। लेकिन लंबी दूरी का खिलाड़ी है, मुझे लगता है कि 60 रुपए या उससे नीचे मदरसन सुमी का शेयर, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल का शेयर मुझे महंगा नहीं लगता है। यहां पर भी मौके बनेंगे, लेकिन बहुत बड़े पेशेंस लेवल की जरूरत पड़ेगी आपको यहां पर अगर आप निवेश करते हो तो, क्योंकि पैसा लॉन्ग टर्म में बना है, शॉर्ट टर्म में नहीं। इसके अलावा जो आखिरी शेयर है, 12वां शेयर है, वो टाटा ग्रुप का है, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि टाटा पावर में पोटेंशियल है। देखो, पावर सेक्टर में मैं बेट जरूर ले रहा हूं आने वाले दिनों में, क्योंकि पावर सेक्टर अब तक कभी फोकस में नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी फोकस में आ रहा है। और डेफिनेटली आने वाले दौर में टाटा पावर को भी एक बड़ा फायदा इससे मिल सकता है। कंजम्पशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इवन अगर हम बात करने जाए इनके दो बड़े बिजनेसेस की, जो सबसे पहला मुझे पसंद आता है वो इनका इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो सेट कर रहे हैं वो, और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी वाला। और दोनों ही मुझे लगता है कि आने वाले दौर में
काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाले हैं, तो नज़र इसके ऊपर भी होनी ज़रूरी है। तो ये 12 शेयर्स है जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से मैं किसी भी के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए। आपको कोई कंपनी पसंद हो उसका भी नाम आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए एंड करता हूं। थैंक यू।